गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों चल रही है काफ़ी दिनों से, उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 6 में आपको मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। नोट्स के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो उत्तरोत्तर आगे चल रहा है। इस अध्याय का नाम है वो प्रारंभिक नगर है। इस अध्याय में हमने देखा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो सरस्वती है, उनके किनारों पर जो प्राचीन सैंधव सभ्यता जिसके जो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा का विकास हुआ था। ये अत्यंत संभ्रांत नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगरीय सभ्यता की अवशेष हमें दिखाई देते हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें, गलियों में सड़कें, गलियों में एक किनारे पर मकानों का होना, मकानों के एक मंजिला या दो मंजिला होना, प्रत्येक मकान में स्नानागार, आंगन, कमरे, कुएं का होना, स्नानागार से निकलती हुई नालियाँ, सड़कों पर गलियों की नालियाँ, गलियों की नालियों से मुख्य चौराहे की नालियाँ, उनमें मैन होल बने होना, अंडरग्राउंड मैन होल की व्यवस्था होना। ये हम देखते हैं कि उस काल में नगर पालिका जैसी संस्थाएं थी वो अस्तित्व में रही होगी। इस काल में इतनी भव्य, विकसित, उन्नत सभ्यता का हमें ज्ञान होता है। हमने अभी तक भवन, नाले, सड़कें, नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा था। इसको हम दोबारा रिवीजन करेंगे। आज हमारा जो ध्यान है वो खेती का प्रसार, शिल्प कला या फेंस के बारे में है। हम फेंस, शिल्प कला, मूर्ति निर्माण कला, आकर्षक और भव्य मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार सिंधु सभ्यता के काल में, किस प्रकार मणके, चूड़ियाँ, बालियाँ, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे, बर्तन निर्माण कला किस प्रकार विकसित हुई, किस प्रकार मिट्टी से गोंदा जाता था, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे, फिर उन्हें सुखाया जाता था, फिर आग में पकाकर उन्हें आकर्षक और चटकीले रंग है उनमें भरे जाते थे। तो इस प्रकार हम सैंधव सभ्यता के उद्भव और विकास पर अपना ध्यान देंगे कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता थी उसमें भवन, नाले और सड़कें, नगरीय जीवन, खेती का प्रसार, शिल्प कला का विकास हुआ था। इन नगरों में जो घर थे बच्चों वो आमतौर पर एक मंजिला या दो मंजिला होते थे। अधिकांश घर है वो एक मंजिला और कुछ भवन हमें दो मंजिला मिले हैं। घरों में प्राय जो आंगन था उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे और जो आंगन होता था वो उन कमरों का केंद्र होता था। चारों ओर कमरे बने हुए होते थे, चारों ओर कमरे थे, 4 से 5 मकान होते थे, घरों के ऊपर छत होती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था। स्नानागार में गारे का प्रयोग, सीलन को रोकने के लिए गारे का प्रयोग या प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था। उस पर चारकोल ऊपर लगाया जाता था। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ निकलती थी। ये नाली घर की जो नाली होती थी उसमें जुड़कर जो गली में नाली निकलती थी या गिरती थी उसमें वो मिल जाती थी। अधिकांश जो गलियों की नालियाँ या सड़कें थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। नालियाँ थोड़ी ढलान वाली होती थी जिससे कि पानी आसानी से नीचे की ओर ढल सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर घर में एक स्नानागार मिला है और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता कि ये मैन होल थे। इनके ऊपर मैन होल बनाए जाते थे जिनका प्रयोग समय समय पर मैन होल को खोलकर सफाई करने के लिए किया जाता था। मैन होल बने होते थे जो अंडरग्राउंड होते थे। घरों से जो नालियाँ गिरती थी वो गली की नाली में गिरती थी और जो गली की नाली होती थी वो चौराहे की नाली या नाले में गिर जाती थी। जो मुख्य नाला था, अंडरग्राउंड था, उसमें जाकर ये गिरती थी। मुख्य नाला जो अंडरग्राउंड नाला होता था वो उस नाले के पानी को शहर से बाहर ले जाता था। इस प्रकार जो मैन होल बने होते थे उनका प्रयोग, समुचित प्रयोग है वो सफाई के लिए, सफाई हेतु किया जाता था। सफाई के लिए मैन होल बने होते थे जिनकी सहायता से
इनकी सफाई की जाती थी। हर नाली को हल्की ढलान होती थी जिससे कि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो मुख्य नाले में जाकर गिर जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन पर जगह जगह मैन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। चाहे घर हो, चाहे नाले हो, चाहे सड़कें हो, इनका निर्माण है वो समुचित दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक सोच, कलात्मक दृष्टिकोण से इनका निर्माण है वो उस काल में किया जाता था। चाहे नाले हो, चाहे सड़कें हो, चाहे भवन हो, इनका निर्माण है वो योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर व्यवस्थित रूप से किया जाता था। ये नाले थे। इसके अलावा हमें सिंधु काल के अंदर जितने नगर मिले हैं उनमें प्राय सभी नगरों में दो भाग मिले। पश्चिम भाग था जो छोटा था वो ऊपर की ओर होता था, जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था, वो नीचे की ओर होता था। इसलिए हमें निचला दुर्ग या ऊपरी दुर्ग या निचला नगर या ऊपरी नगर भी कहते हैं। जो ऊपरी नगर होता था वो पश्चिम की ओर होता था। इसमें राजा, सामंत, पुरोहित, सेनानी, ये प्रमुख जो शासक के वर्ग है वो रहते थे। और जो निचला नगर था उसमें किसान, श्रमिक, कारीगर आदि रहते थे। इनका काम था क्योंकि सिंधु काल में जो नगरों में था वो शिल्प कला, स्थापत्य कला का निर्माण है वो सदैव होता रहता था। इनका निर्माण चलता रहता था, इसलिए कारीगरों की आवश्यकता रहती थी। हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहती थी। चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चंदूदड़ो हो, चाहे राखीगढ़ी हो, चाहे बनावली हो, चाहे लोथल हो, चाहे रंगपुर हो, चाहे कालीबंगा हो। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग रहते थे जो नगरों की खास इमारतों की योजना में जुटे रहते थे। ये यहाँ के संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ के शासक लोगों से दूर दूर उन्हें भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्र और उपयोगी चीज़ें मंगवाया करते थे। यहाँ पर जो लोग थे वो शासक थे, उन लोगों को दूर दूर भेजते थे जिनसे धातुएं, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात के लिए उन्हें भेजा जाता था, जिनका निर्माण है वो मनके बनाने के लिए, आभूषण निर्माण करने के लिए या अन्य बहुमूल्य रत्नों के निर्माण के लिए किया जाता था। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे, उनको अपने पास रखा करते थे, जिनसे वो समय आने पर इनका उपयोग करते थे। उत्सव के समय इनका उपयोग करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखाई का काम करते थे। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्यान स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। उस समय के जो लोग थे वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी चीज़ें लाते थे। साथ में सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। इसके अलावा हमें बच्चों, आपको मैंने बताया है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं। एक भव्य और विशाल स्नानागार था जिसके ऊपरी और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इस स्नानागार से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सीढ़ियाँ निर्मित होती थी। इस स्नानागार के बीचों बीच तलहट में या जो तल भाग था उस पर कुआं बना हुआ था जिसका प्रयोग है वो पानी निकालने के लिए किया जाता था। कुएं की सहायता से पानी को स्नानागार में भर दिया जाता था। विशेष उत्सव, विशेष त्योहार के समय पुरुष लोग हैं वो इस स्नानागार में प्रवेश करते थे और स्नान करते थे। इसके जो तलहट भाग था उस पर प्लस्तर किया जाता था, उसको मजबूत बनाया जाता था, उस पर गारे का प्लस्तर होता था, उस पर चारकोल की परत बिछाई जाती थी जिससे किसी प्रकार की जो सीलन होती थी वो नीचे नहीं जा पाती थी। इसके चारों ओर नालियाँ भी बनी हुई थी जिसका प्रयोग संभवतः जो गंदा पानी था उसको निकालने के लिए किया जाता रहा होगा। गंदे पानी को स्नानागार से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का प्रयोग है वो किया जाता था। तो सिंधु काल में हमें एक अत्यंत अलंकृत भव्य नगरीय सभ्यता के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। इस सभ्यता का उद्भव विकास जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज के जो हमारे बिंदु हैं वो बच्चों खेती का प्रसार, शिल्प कला के बारे में है।
संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ ईरान जाने वाले, पाकिस्तान से जो ईरान जाने वाला जो बोलन दर्रा है, वहाँ पर एक प्रमुख बस्ती थी जिसको मेहरगढ़ कहा गया है। यहाँ से जो हमें खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो प्रारंभिक खेती की गई थी वो मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ के क्षेत्रों में कपास की खेती तो थी, इसके अलावा यहाँ पर चावल, गेहूं और जौ, इनके भी अवशेष कुछ मात्रा में मिले हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः मेहरगढ़ ही वह स्थान था जहाँ पर प्रारंभिक खेती की गई थी। मेहरगढ़ में ही प्रारंभिक खेती के अवशेष है वो मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान से ईरान जाने वाला जो बोलन दर्रा था उस पर स्थित एक प्रमुख साइट थी, प्रमुख स्थल था, जिस पे हमें कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। कपास की खेती की जाती थी। इसके अलावा जो प्रारंभिक खेती की गई थी, जब सिंधव लोगों ने खेती करना शुरू किया था, जब प्रारंभिक काल में सिंधव काल में खेती शुरू हुई थी, उस काल में चावल, गेहूं, जौ, इनकी खेती शुरू हुई थी। खेती शुरुआत के जो संकेत मिले हैं वो हमें मेहरगढ़ से ही मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें चावल के अलावा गेहूं और जौ, इनकी खेती के भी अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो पहले एकीकृत भारत का हिस्सा था, उससे हमें कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिला है तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पर चिपके हुए वस्त्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें वस्त्रों के अवशेष मिले, कुछ टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा चांदी के एक फूलदान का ढक्कन मिला है और कुछ अन्य तांबे की जो वस्तुएं, तांबे की जो धातुएं हैं, तांबे की जो मूर्तियां हैं, उस पर चिपके हुए कुछ वस्त्रों के संकेत मिले हैं। फेंस से बनी तकलियां होती थी, फेंस था जो, उसके बारे में आपको बताऊंगा फेंस क्या था, फेंस का कैसे उपयोग किया जाता था। जो फेंस से बनी हुई तकलियां थी, उन तकलियों का प्रयोग है वो सूत काटने के लिए या सूत की कताई के लिए, उन तकलियों का प्रयोग है वो सूत काटने के लिए या कताई के लिए किया जाता था। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण है वो विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। तो फेंस के बनी जो तकलियां थी उनसे सूत काटा जाता था या सूत कताई है वो की जाती थी। इन तकलियों की सहायता से सूत कताई है वो होती थी। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना। अब हम फेंस के बारे में पढ़ेंगे। फेंस सिंधु काल में जो शंख होते थे वो तो प्राकृतिक होते थे, लेकिन जो फेंस थे सिंधु काल में वो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। बालू मिट्टी या जो स्फटिक पत्थर होते थे उनका जो चूर्ण होता था, उस चूर्ण को उसको महीन महीन पीस लिया जाता था और उसमें गूंद लगाकर या उसमें गूंद मिलाकर फेंस का निर्माण किया जाता था। उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो फेंस सिंधु काल में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक जो पत्थर होता था उसे कूटा जाता था, उसे महीन किया जाता था और उसमें गूंद मिलाया जाता था और गूंद बनाकर उसमें फेंस या अन्य वस्तुएं हैं वो बनाई जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु काल में फेंस कला या फेंस निर्माण था वो बहुतायत से किया जाता था, बहुतायत से इसका निर्माण होता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उस पर चिकनी परत बनाई जाती थी या बिछाई जाती थी। उसके ऊपर बाद में उस पर चिकनी परत है वो बिछाई जाती थी। हमें सिंधु काल के कई फेंस मिले हैं। उसकी इन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इनकी चिकनी परत के ऊपर रंग लगाया जाता था जो नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इनके ऊपर जो रंग होता था वो नीला या हल्का हरा रंग होता था। फेंस से क्या क्या चीज़ें बनती थी? इनसे तकलियों के रूप में सूत काटा जाता था। इसके अलावा फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फेंस निर्माण है वो सिंधु काल में एक अद्भुत निर्माण था, जिसका निर्माण है वो बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को पीस कर उसके अंदर गोंद मिलाकर किया जाता था और उनसे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। इससे मन के आभूषण, चूड़ियाँ, बाले,
बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो खेती का प्रसार और शिल्प कला के बारे में था। खेती का प्रसार किस प्रकार हुआ, मेरगढ़ से हमें 7000 प्राचीन काल के अंतर्गत कपास की खेती, चावल, गेहूं और जौ की खेती के अवशेष मिले। हमने फेंस के बारे में पढ़ा है कि फेंस का निर्माण किस प्रकार होता था, किस प्रकार बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को पीसकर उसके अंदर गोंद मिलाकर अलग चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें मणके, चूड़ियाँ, बाले, बर्तन आदि होते थे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको देखना है, समझना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।